Hello and welcome back to my channel Study with Renuka. In this video, we will study chapter 1 of history class 12, that is King, Farmers and Towns. In the previous video, we have studied chapter 1, that is the Harappan civilization. In this video, we will study chapter 2. ये चैप्टर 600 BCE से 600 CE तक की बात करता है। मैंने बात पहले भी बताई है कि जब भी आप कोई हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको उसकी जो टाइमलाइन होती है, उनका जो टाइम पीरियड होता है, वो किस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं वो जानना ज़रूरी होता है। वरना जो भी इवेंट्स हैं या जो भी डेवलपमेंट्स हैं, इन्वेंशंस हैं, वो सब मिक्सअप हो जाएंगी। तो ये जो चैप्टर है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, जो कि हमें जो अर्ली स्टेट्स थी उन अर्ली स्टेट्स के बारे में और उनकी इकोनॉमीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वो 600 BCE से 600 C तक की बात करता है। टॉपिक नंबर 1 इज प्रिंसेप एंड पियादसी। जेम्स प्रिंसेप, an officer in the mint of East India Company, deciphered Brahmi and Kharoshthi, two scripts used in earliest inscriptions and coins. तो जेम्स प्रिंसेप जो थे वो ऑफिसर थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के वक्त में आए थे, और उन्होंने क्या किया था, ब्राह्मी और खरोष्ठी, ये जो दो स्क्रिप्ट हैं जिन्हें यूज़ करके बहुत सारे इंस्क्रिप्शन, बहुत सारे अशोकन इंस्क्रिप्शंस, और जो टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं इनके बीच के जो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हैं वो ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट में ही लिखे गए हैं। जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं तो वो देवनागरी लिपि में होती है, तो ये लिपियाँ होती हैं, ब्राह्मी और खरोष्ठी दो लिपियाँ हैं, दो स्क्रिप्ट्स हैं जो बहुत सारे कॉइन्स पे और इंस्क्रिप्शंस पे हैं। मोस्ट स्क्रिप्ट मेंशन पियादसी और प्लेजेंट टू बी होल्ड। जैसे टॉपिक सजेस्ट करता है, प्रिंसिप इज वी आर टॉकिंग अबाउट जेम्स प्रिंसिप हु हैज़ डिस्कवर्ड दीज टू स्क्रिप्ट्स, एंड पियादसी रेफर्स टू किंग। प्लेजेंट टू बी होल्ड, इसका मतलब होता है प्लेजेंट टू बी होल्ड, और ये किंग को कहा जाता है। बेसिकली जो बुद्धिस्ट टेस्ट थे उस टाइम के, जो बुद्धिस्ट जो इंस्क्रिप्शन थे या फिर जो बुक्स, बुद्धिस्ट जो बुक हैं, उसमें अशोक को, राजा जो अशोक थे उनको पियादसी कहा गया है, विच मीन्स प्लेजेंट टू बी होल्ड। नाउ दी अर्लीस्ट स्टेट्स, जैसे कि चैप्टर का नाम भी है अर्ली स्टेट एंड इकोनॉमीज, तो ये हमें अर्ली स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। द 16 महाजनपद्स, 16 महाजनपद्स जो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थी उस टाइम की, 16 इम्पॉर्टेंट जो मेजर सिटीज़ थी उनकी यहाँ पे बात हो रही है। इन सिटीज़ के नाम बदलते रहते हैं, इट डिपेंड्स उस टाइम के पॉलिटिकल सिचुएशन पे कि ये 16 महाजनपद कौन से होंगे। पर वाजी, मगध, कोशाला, कुरु, पांचाल, गंधार और अवंती ये फिक्स रहते थे। ये सबसे ज़्यादा कॉमन और फ्रीक्वेंटली इन सिटीज़ को महाजनपद घोषित किया गया था। सम आर रूल्ड बाय गन्स एंड संघ्स वर oligarchies where power was shared by a number of men called rajas. इनमें से कुछ संघ्स रूल करते थे। संघ्स होते हैं number of people, number of men come together and form a group which is called संघ, और उनको राजास बोलते थे। कोई भी एक राजा इनको रूल नहीं करता था, बहुत सारे राजा होते थे, बहुत सारे मैन होते थे जिनको एक ग्रुप में डाल के राजा कहा जाता था, वो इन पे राज करते थे, ये जो महाजनपद होते हैं। पीपल वर डिवाइडेड इनटू वर्णास। अब ये जो अर्ली स्टेट है इसमें ये हमें बता दिया कि महाजनपद क्या होते हैं। जनपद बेसिकली मीन्स द लैंड वेयर अ जन मीन्स पीपल, क्लैन और अ ट्राइब सेट इट्स फुट और सेटल्स। जनपद होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग एक अलग अलग ट्राइब से या फिर एक ट्राइब के लोग, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल एक जगह आके जब सेटल हो जाते हैं उसको जनपद कहा जाता है। और महाजनपद मीन्स बिग सिटीज़। जनपद आर स्मॉल सिटीज़ एंड महाजनपद आर बिग सिटीज़। और ये दोनों ही चीज़ प्राकृत और संस्कृत दोनों जो वर्ड्स हैं, दोनों जो लैंग्वेजेस हैं, उनमें महाजनपद या जनपद का इस्तेमाल किया गया है सिटीज़ को रेफ़र करने के लिए। अब यहाँ पे लोगों को वर्णों में डिवाइडेड किया गया है। हाउ डू वी नो कि उस टाइम पे क्या लोग ऑक्यूपेशन करते थे या जो सिटीज़ में लोग थे वो किस तरह से रहते थे। तो लोगों को 4 वर्णों में डिवाइड किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
दीज आर रिटन अकॉर्डिंग टू देयर रैंक। सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। जो ब्राह्मण थे, ऑफ कोर्स वी नो, वो टीचर्स होते थे। जो भी संस्कृत की जो टेक्स्ट बुक होती थी वो सिर्फ ब्राह्मण के पास अधिकार होता था उनको पढ़ाने का, और कोई उनको पढ़ा नहीं सकता था। क्षत्रिय वॉज अ वॉरियर क्लैन, उनका धर्म था युद्ध करना, लड़ना और अपने राज्य को प्रोटेक्ट करना। जो वैश्य थे वो ट्रेडर्स होते थे, और जो शूद्र थे वो सबसे लोएस्ट रैंक के लोग होते थे जिनको बहुत ही माइनर माना जाता था सोसाइटी में। और अनटचेबिलिटी की, ये जो कल्चर था अनटचेबिलिटी का, वो इन्हीं लोगों के साथ निभाया जाता था। दे वर नॉट अलाउड टू लिव इन विलेजेस, वो विलेजेस के बाहर रहते थे, और बहुत सारे ऐसे जो इल ट्रीटमेंट है वो इन लोगों के साथ किया जाता था। सो द अर्ली स्टेट कंटेन्स 16 महाजनपद्स हुज नेम वेराइज। लेकिन ये जो यहाँ पे हैं वाजी, मगध, कोशाला, कुरु, पांचाल, गंधार और अवंती, ये बहुत ही फ्रीक्वेंट थे और ये इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थी और ये चेंज नहीं होती थी। ये जो सिटीज़ थी, ये महाजनपद से, इनको संघ्स रूल करते थे, राजाज रूल करते थे। ये इसमें ओलिगार्की होती थी, एक राजा नहीं बहुत सारे लोग मिलके, ग्रुप मिलके इनको चलाता था। और लोगों को वर्णों में डिवाइड किया गया था, कास्ट में डिवाइड कर दिया गया था, और रैंक के हिसाब से ब्राह्मण पहले नंबर पे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। ना मगध फर्स्ट अमंग द 16। तो जो 16 महाजनपद हैं उनमें से सबसे पहला आता है मगध। अब मगध को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है, या मगध उन 16 महाजनपद में से फर्स्ट क्यों है? Between the 6th and the 4th century BCE, Magad in present day Bihar became the most powerful महाजनपद। 6th और 4th century BCE के बीच में मगध, जो आज के बिहार में है, मगध इज इन प्रेजेंट डे बिहार, उसको सबसे इम्पॉर्टेंट महाजनपद माना गया है। सो व्हाट आर द रीज़न कि इसको किस वजह से सबसे इम्पॉर्टेंट महाजनपद माना गया है? बिकॉज एग्रीकल्चर वॉज प्रोडक्टिव देयर। वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था। ईजी एक्सेस टू आयरन माइल्स, वहाँ से जो झारखंड में माइल्स हैं, आयरन माइंस हैं, बहुत ईजिली एक्सेस हो जाती थी। ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी थी, मतलब उनको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता था आयरन माइंस लाने के लिए, इसलिए वो जगह इम्पॉर्टेंट थी। एलिफेंट फॉर आर्मी वर ईजिली फाउंड हियर। तो जो एलिफेंट्स थे, जो एक बेसिक आर्मी का पार्ट होता था, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता था उस समय, एलिफेंट्स वो बहुत ईजिली यहाँ के जंगलों में, आसपास के जंगलों में पाए जाते थे। गंगा प्रोवाइडेड अ मीन्स ऑफ चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन। और गंगा जो नदी थी, बिहार के किनारे की गंगा नदी थी, है अभी भी, तो वहाँ पे जो चीप और कन्वीनियंट कम्युनिकेशन, यानी अगर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह बाय थ्रू बोट, थ्रू वाटर जाना पड़ता था। पहले एरोप्लेन्स तो होते नहीं थे कि फ्लाई करके चले जाएंगे, जहाँ पे भी जाना होता था या तो रोड के रास्ते से जाते थे या फिर पानी के रास्ते से। तो जब उनको गंगा के वहाँ होने की वजह से जो कम्युनिकेशन है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो मगध इम्पॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि एग्रीकल्चर वहाँ पे प्रोडक्टिव था, जो आयरन माइंस थी वो ईजिली एक्सेसिबल थी, एलिफेंट्स जो आर्मी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ईजिली प्रोवाइड होते थे, गंगा जो नदी है और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कन्वीनियंट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती थी। तो हमें एक स्टेट को चलाने के लिए व्हाट डू वी नीड? वी नीड फूड और एग्रीकल्चर फॉर इट्स प्रोस्पेरिटी, वी नीड ईजी एक्सेस टू एवरीथिंग, वी नीड प्रॉपर कैवलरी अपनी आर्मी को मैनेज करने के लिए, और एक प्रॉपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ये सब मगध के आसपास था, इसलिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट महाजनपद माना जाता है। इम्पॉर्टेंट किंग्स बिम्बिसार, अजातशत्रु एंड महापद्मनंदा, ये जो 3 इम्पॉर्टेंट मगध के रूलर्स हैं वो इसी इलाके के, मतलब वो मगध को उन्होंने रूल किया है। दैट्स वाई इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैट 3 of most important kings of this century, of that century we are studying in, वो मगध पे राज करते थे। सो बिम्बिसार, अजातशत्रु एंड महापद्मनंदा। कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम राजगीर बिहार टू पाटलिपुत्र पटना। अब जो कैपिटल थी पहले वो राजगीर में थी, राजगीर भी बिहार में है, तो जो कैपिटल थी पहले वो राजगढ़ में थी
और वहाँ से उसको पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया गया है। उसको पाटलिपुत्र में शिफ्ट करने का भी अपना ही अलग एक इम्पोर्टेंस थी, क्योंकि पाटलिपुत्र वॉज अ वेरी वेल फोर्टिफाइड सिटी। तो जो प्रोटेक्शन थी या जो सुरक्षा थी वहाँ पे ज़्यादा ईजी हो जाती थी। जो फोर्ट की जो फोर्टिफिकेशन है, फोर्ट की जो सिक्योरिटी है, वहाँ से ईजी थी। और बहुत सारे, जैसे अभी हमने रीजंस पढ़े, ये जो रीजंस हैं वो पाटलिपुत्र में ज़्यादा ईजिली और कन्वीनियंटली अवेलेबल थे, इसलिए कैपिटल को राजगीर से पाटलिपुत्र पटना में शिफ्ट किया गया। अर्ली एम्पायर। नाउ एन एम्पायर, अभी हमने अर्ली सिटीज़ के बारे में पढ़ा है कि कौन सी सिटी इंपॉर्टेंट थी। अब हमने सिटी तो पढ़ ली, व्हाट इज़ दैट अर्ली एम्पायर, मतलब कौन सा एम्पायर था जो वहाँ पे उस समय में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट था। तो अर्ली एम्पायर, द एम्पायर, जो एक पूरा का पूरा एम्पायर, हमने पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन पे पढ़ा है, हमें नहीं पता है कि वो उस सिविलाइजेशन में कोई एम्पायर था या फिर कोई राजा उसको रूल करता था, या फिर उनकी वहाँ पे किस तरह की चीज़ें होती थी। वी आर नॉट सो श्योर अबाउट दैट सिविलाइजेशन। इसीलिए जो ये एम्पायर है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसको अर्ली एम्पायर यानी सबसे पहली एम्पायर कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले हमने किसी भी एम्पायर के बारे में नहीं पढ़ा है। Mauryan Empire was founded by चंद्रगुप्त मौर्य in circa 321 BCE। तो जो मौर्यन एम्पायर थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने circa 321 BCE में फाउंड की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ये जो मौर्यास थे, जो अभी हमने पढ़ा है, मगध, इन सब इलाकों में रहते थे, और इनका जो एम्पायर था बहुत ही वास्ट एम्पायर था, बहुत ही दूर तक फैला हुआ एम्पायर था, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्पायर इन इंडिया। नाउ सोर्सेज, फ्रॉम वेयर डू वी नो अबाउट द मौर्यंस, हमें मौर्यंस के बारे में कहाँ से पता चलता है? स्कल्पचर्स से, जो जगह जगह में स्कल्पचर्स, पुराने ज़माने के जो आर्कोलॉजिकल फाइंड्स होते हैं उसमें हमें स्कल्पचर्स मिलते हैं, उन स्कल्पचर्स से हमें पता चला है। मेगास्थनीज इंडिका, मेगास्थनी एक कॉन्टेम्प्ररी एम्बेसडर था, जो ग्रीक एम्बेसडर था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था। उसने उनके एम्पायर के ऊपर बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। उसमें हमें बहुत कुछ पता चलता है चंद्रगुप्त मौर्य के रेन के बारे में, उनके एम्पायर के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मौर्यन एम्पायर के बारे में। कौटिल्याज अर्थशास्त्र, कौटिल्य जिनको हम चाणक्य भी कहते हैं, जिनका असली नाम विष्णुगुप्त है, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी। इट इज़ द अर्थशास्त्र इज़ ऑल अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, कि कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, वो अशोक के टाइम तक रहे हैं, पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार और फिर अशोक के टाइम तक वो रहे हैं। उन्होंने जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है मौर्यन एम्पायर का, उसके बारे में लिखा है। जो अर्थशास्त्र है और इंडिका है, वो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारे लिए मौर्यन एम्पायर के बारे में जानने के लिए। एंड देन अशोकन पिलर्स, हमें पता है अशोक के बहुत सारे पिलर्स हैं। वन ऑफ द फेमस इज़ द लॉयन कैपिटल, जो हमारा नेशनल एम्बलम भी है, लॉयन कैपिटल, वो अशोक के पिलर पे से लिया गया है। तो जो अशोकन जो पिलर्स हैं, जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं, पिलर्स पे जो इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं, वो ज़्यादातर धर्म जो अशोक धर्म को मानते थे। ही बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस एंड ही बिलीव कि हमें सबसे अच्छे से रहना चाहिए, किसी भी जानवर को या किसी भी निर्दोष की हत्या नहीं करनी चाहिए। ये सब के बारे में मैसेज ज़्यादातर इन इंस्क्रिप्शन पे लिखा है, और ये पूरे इंडिया में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इंडिया से बाहर भी बहुत जगह अशोकन पिलर्स हैं, क्योंकि ये अपने धर्म के प्रचार के लिए बहुत सी जगह गए हैं, और जहाँ पे भी ये गए हैं वहाँ पे इन्होंने अपना एक स्तंभ बनाया है, सो दैट पीपल रिमेंबर अबाउट हिज रिलीजन और अबाउट धर्म। बहुत सारे जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। लैंग्वेज होती थी प्राकृत और उसको ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था, और जो ग्रीक और अराबिक लैंग्वेजेस होती हैं उनको खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था। ये जो ब्राह्मी और खरोष्टी मैंने अभी बताया था, दोनों स्क्रिप्ट जेम्स प्रिंसेप ने डिस्कवर की थी। उन्होंने खोजा था इन स्क्रिप्ट्स के बारे में कि ये कैसी स्क्रिप्ट होती हैं, उन्होंने डेसिफर किया था इन स्क्रिप्ट्स को। तो जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है वो सब प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं, और ये प्राकृत जो लैंग्वेज होती है वो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है।
नाउ एडमिनिस्ट्रेशन, हमने ये जान लिया कि मौर्यन एम्पायर की खोज किसने की थी, हमने ये जान लिया कि हमें कैसे पता चला मौर्यन एम्पायर के बारे में। वी नो अबाउट द पिलर्स ऑफ अशोक जो पूरी इंडिया में जगह जगह पे फैले हुए हैं। वी नो अबाउट द नेशनल एम्बलम द लॉयन कैपिटल कम्स फ्रॉम द अशोकन पिलर। इस पे बहुत से क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड में और आ भी सकते हैं कि वाई इज़ लॉयन कैपिटल कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट टुडे, और फ्रॉम वेयर डू वी टेक द लॉयन कैपिटल विच इज़ आर नेशनल एम्बलम। तो इसके बारे में आप पढ़ें और जानने की कोशिश करें कि जो ये लॉयन कैपिटल है ये अशोक के पिलर से लिया गया है एंड इट सिग्निफाइज 4 लॉयंस एंड इसका बेसिक मतलब पीस होता है कि वी शुड ऑलवेज स्टैंड फॉर पीस एंड दैट्स व्हाट इंडिया स्टैंड फॉर, वी स्टैंड फॉर पीस। सो नाउ एडमिनिस्ट्रेशन, 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स मतलब जहाँ पे बेसिक जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज थी वो इन सेंटर्स पे बनाई जाती थी। द कैपिटल्स पाटलिपुत्र एंड द प्रोविंशियल सेंटर्स ऑफ तक्षशिला, उज्जैन, तोशाली एंड स्वर्णागिरी। तो कैपिटल पाटलिपुत्र तो थी ही, और इसके अलावा तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली और स्वर्णागिरी प्रोविंशियल सेंटर्स थे। ऐसे सेंटर्स जहाँ पे बेसिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बेसिक जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज़ हैं वो यहाँ पे बनाई जाती थी, और ये इम्पॉर्टेंट मानी जाती थी मौर्यन एम्पायर के लिए। ये सिटीज़ कहीं कहीं पे होता है जहाँ पे पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से, या फिर जो जो इकोनॉमिक्स ज़्यादा होने की वजह से पॉलिटिक्स वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। सो दीज आर प्रोविंशियल कैपिटल सेंटर्स लाइक द इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ द मौर्यन एम्पायर। प्रॉपर कम्युनिकेशन इन रिलेशंस, जो मौर्यन एम्पायर थे वो जो दूसरी कंट्रीज़ थे उनके साथ बहुत प्रॉपर कम्युनिकेशन रखते थे। उनके साथ ट्रांसपोर्ट भी बहुत होता था। दे बिलीव्ड कि टू रन अ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हमें हर तरह की जो डेवलपमेंट है उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और हमें दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ अच्छे व्यवहार या अच्छी कम्युनिकेशन रखनी चाहिए, अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए। इसलिए बहुत सारे जो ग्रीक लोग हैं उनकी मैट्रिमोनियल रिलेशंस भी रही हैं मौर्यन एम्पायर के साथ। स्ट्रॉन्ग आर्मी, और ये एक ऑब्वियस सी बात है कि एक कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या फिर एक एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्मी का होना बहुत ज़रूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मिनिस्टर्स, तो जो मौर्यन एम्पायर थे उसमें जो मिनिस्टर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जैसे आज होता है बहुत सारे हर ग्रुप के लिए एक मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर। सो ऐसे पहले भी होते थे। देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ मिनिस्टर्स जो अलग अलग काम पे ध्यान देते थे। देयर वर वन looked after the navy, the second managed transports, the third was responsible for foot soldiers, fourth were responsible for horses। तो एक स्ट्रॉन्ग और स्टैंडिंग एम्पायर को बनाने के लिए मिनिस्टर्स को अलग अलग ड्यूटीज़ दी गई थी जो वो अपनी तरह से उनको पूरा करते थे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से ही एक जो इतनी वास्ट एम्पायर है वो अच्छे से गवर्न हो सकती है। नाउ एग्रीकल्चर, आई एम डीलिंग विद द मेन टॉपिक्स। मैं मेन टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ जो बिल्कुल मेन है। ओवरव्यू मैं आपको दे रही हूँ, बिल्कुल डीप में नहीं जा रही हूँ। आप जब बुक पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। आई एम गिविंग वेरी ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, लाइक मैं बहुत डीप में नहीं जा रही हूँ। और जो ये मैंने नोट्स बनाए हैं या जो आपको इस प्रेजेंटेशन में दिख रहा है वो मैंने माई सेल्फ रिटन नोट्स, दीज आर माई सेल्फ रिटन नोट्स एंड आई हैव written according to the importance of the chapter। मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है, I have covered everything but these are like overview, so don't take it so deeply or don't think that only what I have written in the presentation will come। आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वरना पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए जो डीप आंसर्स हैं उनको लिखने के लिए। आप जो भी आप डाउट्स हैं आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वो डाउट्स बताऊंगी। लेकिन ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये इनफ है आपके लिए समझने के लिए चैप्टर को, कि चैप्टर में एक्चुअली है क्या, और फिर आप जब खुद एक बार बुक पढ़ेंगे तो आपको और सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड गो एग्रीकल्चर। सो वेरियस स्ट्रेटजीज वर इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज द प्रोडक्शन।
प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सी स्ट्रेटजीज़ बनाई गई थी। ये जो एग्रीकल्चर है इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में। हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था क्लास 12 का, उसमें भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। दे आस्क व्हाट आर द स्ट्रेटजीज वर यूज्ड एट दैट टाइम टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। बेसिकली वो एग्रीकल्चर के बारे में पूछते हैं कि क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज़ हुई थी उस समय एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए। तो शिफ्ट टू प्लफ एग्रीकल्चर, सबसे पहला है कि उन्होंने प्लफ एग्रीकल्चर पर शिफ्ट कर दिया था। प्लफ एग्रीकल्चर होता है, प्लफ होता है जो हल जिसे हम हिंदी में हल कहते हैं ना, इट हैज़ जो आयरन का बना होता है और नुकीले नाइफ की तरह उसमें वो लगा रहता है और बुल उसको खींचता है। इंसान भी खींच सकता है और बुल के पीछे बांध देते हैं एंड द बुल रन्स और वो खेत में फ्यूरोज बनाता चला जाता है। उसको बोलते हैं प्लफ एग्रीकल्चर, which spread in fertile alluvial river valleys such as those of गंगा एंड कावेरी। तो जो गंगा और कावेरी रिवर बेसिन है, उन सिटीज़ में जहाँ पे गंगा और कावेरी रिवर बेसिन है, गंगा और कावेरी का जहाँ पानी पहुँचता है या उस तरह की नमी जिन सोयल में है, वहाँ पे प्लफ एग्रीकल्चर का इस्तेमाल किया जाता था। प्रोडक्शन ऑफ पैडी वॉज इंक्रीज्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। जो पैडी होता है, पैडी होती थी वो जिससे चावल बनते हैं, तो जो धान होता है जिससे राइस बनती है, उसके लिए उसको पैडी बोलते हैं और उसके लिए ट्रांसप्लांटेशन का यूज़ किया गया था। तो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। ट्रांसप्लांटेशन इज़ यूज्ड फॉर पैडी कल्टीवेशन इन एरियाज़ वेयर वाटर इज़ प्लेंटीफुल। जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं होती उस जगह ट्रांसप्लांटेशन का यूज़ होता है। Here seeds are first broadcast. When the saplings have grown, they are transplanted in waterlogged fields. This ensures a higher ratio of survival of saplings and higher yields. तो जो बीज होते हैं वो एक बड़े से एरिया में ऐसे ब्रॉडकास्ट फैला दिए जाते हैं और उसे पानी से भर दिया जाता है। जब पानी से भरने के बाद वो सैपलिंग बन जाता है, यानी बीज से छोटा सा पौधा बन जाता है, उनको वहाँ से उखाड़ लिया जाता है और एक दूसरी फील्ड में लगाया जाता है जहाँ पे पहले से ही पानी भरा हो और उस फील्ड में लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि जो सोयल की या फिर जो बीज की जो वैरायटी है, सैपलिंग की जो वैरायटी है, वो बहुत अच्छे से ग्रो होती है और वो हायर यील्ड ऑफ प्रोडक्शन देता है। मतलब वो अपनी पूरी कैपेसिटी पे प्रोडक्शन देगा, आपको बहुत अच्छी फसल मिलती है इससे। लेकिन ये जो ट्रांसप्लांटेशन का जो प्रोसेस है ये थोड़ा अनफेयर भी माना जाता है क्योंकि इससे बहुत सा पानी वेस्ट होता है। तो ये सिर्फ उन्हीं एरिया में पॉसिबल है जहाँ पे वाटर एक्सेस में होता है, पानी की जहाँ कोई कमी ना हो, सिर्फ उस एरिया में ट्रांसप्लांटेशन हम कर सकते हैं। ज़्यादातर एरियाज़ में ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता है क्योंकि इतनी जो वाटर फैसिलिटी है, अब इस समय पे जाके वाटर फैसिलिटी कम होती जा रही है, लेकिन पहले थी। तो पहले जिस जगहों पे ज़्यादा पानी था वहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन से पैडी ग्रोथ होने लगी। Iron pluff share was used in semi-arid areas such as पंजाब एंड राजस्थान। जो आधे सूखे एरियाज होते हैं जैसे पंजाब और राजस्थान, वहाँ पे आयरन प्लफ शेयर यानी लोहे के हल का इस्तेमाल करते थे ताकि जो खेत में जो फ्यूरोज होते हैं फार्म्स में वो और गहराई से और डीपली फ्यूरोज बने ताकि उनमें जो सीड्स हैं वो अच्छे से ब्रॉडकास्ट हो सके। हो एग्रीकल्चर वॉज प्रेवलेंट इन टीरेन, और जो टीरेन एरियाज़ होता है, जो पहाड़ी इलाका होता है जिसमें जो जैसे टी और कॉफ़ी प्लांटेशन होता है ना, वो लेवल्स पे होता है, जो उस तरह के एग्रीकल्चर होते हैं वो हो एग्रीकल्चर से होता है यानी फावलों से होता है। जो ये प्लफ है वो तो कोई इंसान खींचेगा उसको या फिर बुल खींचेगा तब वो चलेगा फ्यूरोज बनाता हुआ, और जो ये हो एग्रीकल्चर, हो का हिंदी मीनिंग फावला होता है, उससे आप एक ही जगह पे खड़े हुए हल्के हल्के जो सॉइल है उसको हटा सकते हैं। सो जो टीरेन वैलीज होती हैं वहाँ पे हो का यूज़ किया जाता है। एग्री इरिगेशन वॉज फैसिलिटेटेड थ्रू वेल्स, टैंक्स, कैनाल्स एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो जो इरिगेशन है जहाँ पे पानी नहीं होता
वहाँ पे इरिगेशन करने के लिए, मतलब इरिगेशन फैसिलिटी अच्छे से प्रोवाइड करने के लिए कुएँ, वेल्स बनाए गए, टैंक्स बनाए गए, कैनाल्स बनाए गए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी यूज़ किया गया। जैसे हमें पहले भी पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल होता था। तो अब तो ये इस समय की बात तो बहुत आगे की बात हो रही है, यहाँ पे तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती ही होगी। इससे हमें पता चलता है कि लोगों ने अपनी जो जीविका है या अपना जो सब्सिस्टेंस है उनको बढ़ाने के लिए कितनी कितनी तरह की इन्वेंशंस की हैं। उन्होंने अपने एग्रीकल्चर टेक्निक्स को भी शिफ्ट किया है, और धीरे धीरे जैसे जैसे मॉडर्न टेक्निक्स आती रहती हैं वैसे ही जो हर चीज़ में इन्वेंशंस नए होते रहते हैं, और हर चीज़ में हम अलग अलग वे ऑफ टेक्निक यूज़ करते रहते हैं। तो जो मौर्यन एम्पायर थी उन्होंने ये सब चेंजेस किए थे अपनी एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एम्पायर में उस समय केवल जो मनी अर्न करने के लिए या फिर जो फाइनेंस होता है वो सिर्फ एग्रीकल्चर से आता था, इसलिए एग्रीकल्चर पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था उस टाइम पे। नॉट डिफरेंस इन रूरल सोसाइटी। अब जो रूरल सोसाइटी है, हम अर्बन की बात नहीं कर रहे, बिकॉज अर्बन सोसाइटीज़ तो हमेशा से ही मॉडर्न रही हैं, लेकिन जो रूरल सोसाइटीज़ हैं, जो लो एरिया सोसाइटीज़ होती हैं विलेजेस की और टाउन्स की, वहाँ पे डिफरेंसेस होते थे। कैसे डिफरेंसेस होते थे? बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस रेफर टू लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, स्मॉल पीजेंट्स एंड लार्ज लैंड होल्डर्स। तो 3 वैरायटी ऑफ क्लासेस होती थी। हमें जैसे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से पता चला है कि उस समय पे 3 तरह के क्लासेस होती थी। लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, जो एग्रीकल्चर लेबरर्स होते थे, एग्रीकल्चर में काम करते थे लेकिन वो लैंडलेस होते थे, यानी उनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती थी। देन स्मॉल पीजेंट्स, जो छोटे पीजेंट्स होते थे जिनके पास खुद की ज़मीन थी पर थोड़ी थी। और लार्ज लैंड होल्डर्स, जिनके पास बहुत सारी ज़मीन थी और वो दूसरों से काम करवाते थे। तो ये जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी है, यानी स्मॉल पीजेंट्स और लार्ज लैंड होल्डर्स, इनको गृहपति कहा गया है। गृहपति क्या होता है? वो इज़ द ओनर, मास्टर और हेड ऑफ हाउस होल्ड। ये मास्टर होते थे हाउस होल्ड यानी घर में विमेन बच्चे, उनकी परिवार वाले, और उनका जो एग्रीकल्चर है या घर का जो जितना भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर घर में जो हुक्म बेसिकली चलता था वो गृहपति यानी द ऑनर का चलता था, जो हमेशा एक मेल होते थे। ही वॉज ऑल्सो ऑनर ऑफ रिसोर्सेज। उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, यानी उनका लैंड है, उनके एनिमल्स हैं, इन सब पे उनका पर्सनल या इंडिविजुअल ऑनरशिप होती थी। तो जो रूरल सोसाइटी में जो क्लासेस हैं उनको 3 तरह में बांटा गया था। लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, वो लेबर्स जिनके पास लैंड नहीं होता था वो काम करते थे। स्मॉल पीजन, जिनके पास लैंड भी होता था और वो काम भी करते थे। और लार्ज लैंड होल्डर्स, जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी और वो किसी और से काम करवाते थे। तो जो स्मॉल सेकेंड और थर्ड कैटेगरी है उनको इम्पॉर्टेंट माना गया है यहाँ पे, इसलिए उनको गृहपति या फिर ऑनर ऑफ हाउस होल्ड कहा गया है। According to Sanskrit legal texts, women were not supposed to have independent access to resources and land. संस्कृत लीगल टेक्स्ट में अगर हम पढ़ते हैं संस्कृत की जो लीगल टेक्स्ट होती है, जो ऋग्वेद है या फिर बहुत सारी ऐसी जो संस्कृत टेक्स्ट हैं, उनमें लीगल वो दिया गया है। जैसे अब कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, पहले तो संस्कृत टेक्स्ट में ही लिखा होता था ये सब, मनुस्मृति और इन सब चीज़ों में। तो वुमेन्स वर नॉट सपोज टू हैव इंडिपेंडेंट एक्सेस टू लैंड या फिर रिसोर्सेज। औरतों के पास जो विमेन होती थी वो इंडिपेंडेंट एक्सेस नहीं रख सकती थी लैंड पे। जैसे अब इन्होंने कहा है कि जो भी लेबर्स होते थे या फिर जो भी लैंड होल्डर्स होते थे वो सब मेल होते थे। औरतों को ये अधिकार नहीं था कि वो अपनी खुद की ज़मीन खरीदें या बेचें या फिर उनके पास खुद की कोई प्रॉपर्टी हो, उनको वो लीगल राइट ही नहीं था। Prabhavati Gupta was the first woman at that time who had access to land which she then granted. प्रभावती गुप्त ही एक ऐसी एक विमेन थी उस समय में जिनके पास लैंड था भी और उन्होंने बाद में वो लैंड दान कर दिया किसी ब्राह्मण को। तो उनके पास वो लैंड था और उन्होंने बाद में दान कर दिया। तो शी बिकेम द फर्स्ट विमेन हु हैड लैंड, who had personal independent access to land and which she then granted.
She was the daughter of Chandragupta II. So Prabhavati Gupta was the daughter of one of the most important rulers in early Indian history. प्रभावती गुप्त एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलर की बेटी थी जिनका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड. वो circa 375 to 415 कॉमन एरा तक राजा थे. Then she was married into another important ruling family, that of the Wakataka. और इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि वो इतने बड़े राजा की बेटी थी और इतने बड़े खानदान में उनकी शादी हुई थी, इसलिए उनके पास लैंड का एक्सेस था. पर रीज़न कोई भी हो, शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन हु हैड एक्सेस टू लैंड. और उसके बाद में ऐसा माना जाता था कि अगर एक औरत के पास हो सकता है, इफ़ वन हैव ब्रेकन द रूल और वन हैव लैंड, तो अब सबके पास हो सकता है. Now coins and kings. Coins and kings means what they were coins introduced. अब coins आ गया तो हमें अब समझ में आया, हमें अब पता चला है कि मॉडर्न एरा में जो फाइनेंस था या जो इकोनॉमिक चीज़ें थी उन पे ध्यान दिया जाता था. यानी अब करेंसी आ गई थी प्ले में. करेंसी से सामान खरीदा. अब सामान के बदले सामान दिया जाता है. गुड्स फॉर गुड्स ऐसा नहीं होता था. अब प्राइस दे के गुड्स खरीदने होते थे. इसलिए उन्होंने कॉइन्स का इन्वेंशन किया था. पंच मार्क कॉइन्स मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर वर अमंग्स द अर्लीस्ट टू बी मिंटेड एंड यूज्ड. पंच मार्क जो कॉइन्स होते हैं वो सबसे पहले यूज़ किए गए थे, सबसे पहले बनाए गए थे और सबसे पहले यूज़ किए गए थे. पंच मार्क कैसे? क्योंकि उन पे सिम्बल्स पंच्ड होते थे. जैसे हम स्टैम्प कर देते हैं, उनके ऊपर जो सिम्बल्स हैं या फिर जो कुछ भी राइटिंग्स हैं, नाम है, वो पंच होते थे या फिर स्टैम्प होते थे, इसलिए उनको पंच मार्क कॉइन्स कहा गया है. द फर्स्ट कॉइन टू बियर द नेम एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स वर इश्यूड बाय द इंडो ग्रीक्स. पहले कॉइन जिन पे राजा की नाम और राजा की इमेज थी वो इंडो ग्रीक लोगों ने, जो इंडो ग्रीक मिक्स्ड ब्रीड के लोग थे, उन्होंने ये इन्वेंशन किया था या उन्होंने इन जो कॉइन्स हैं इनको इन्वेंट किया था. The first gold coins were issued by Kushans in 1st century CE. फर्स्ट गोल्ड कॉइन, जो पहले गोल्ड के बने कॉइन थे, क्योंकि ये पंचमार्क कॉइन्स और इंडो ग्रीक्स ने जो कॉइन इन्वेंट किए थे वो सिल्वर और कॉपर से बनाए गए थे. पहले गोल्ड कॉइन, जो सबसे पहला गोल्ड कॉइन है, वो कुशान्स ने बनाया था 1st century CE में. Tribal republics such as the Yodhas of Punjab and Haryana also introduced their own coins. जो ट्राइबल्स हैं या जो आदिवासी थे, उन्होंने भी अपने लिए, क्योंकि वो जो सिटी है उससे बिल्कुल अलग रहते थे, उनकी लैंग्वेजेस भी अलग होती थी और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी अलग होता था, इसलिए उन्होंने खुद के कॉइन्स, खुद के फैसिलिटी के लिए या खुद के फाइनेंस बनाने के लिए अलग से कॉइन इन्वेंट किए थे. So how many coins? First is the Punchmark coins, then the Indo-Greeks coins, then first gold coins were of Kushans, then tribal republics of और योद्धास ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ऑल्सो इंट्रोड्यूस कॉइन. और जो गुप्ता रूलर हैं उन्होंने भी गोल्ड के कॉइन बनाए थे. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. इस चैप्टर में यही सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे. अगर कुछ रह गया हो तो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अनदर वीडियो. और अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर इसके नोट्स चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ. If you liked and understand the video, please like my channel, share it and subscribe. Thank you.